नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर हो चुका है। पेपर आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। आइए अब सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर EDU B.Ed 107 जिसका कोड है और पेपर का नाम है शिक्षण और सीखने का आकलन से संबंधित परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न देखा जाएगा। 27 तारीख को आपका पेपर है। आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फर्स्ट पेपर को देखते हुए आपको परीक्षा का पैटर्न समझ में आ गया होगा। और ये भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर से ही बार बार ये बात बता रहा हूँ कि आप लोगों को पेपर मिलने के बाद आप लोग इत्मीनान से पेपर को पढ़ें। एक नहीं 2 बार पढ़ें, उसे अच्छी तरह से समझें, उसके बाद ही उस प्रश्न का हल करने का प्रयास करें, जिससे आपसे गलतियां होने की संभावना बहुत कम होगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। दूसरा प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं। तो आकलन के निम्न प्रकार हैं जो आपके सम्मुख हैं: फॉर्मेटिव आकलन, योगात्मक आकलन और उभयनिष्ठ आकलन। तीसरा प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र है। तो आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, वैयक्तिक विभिन्नताओं का ज्ञान करने में और स्थान निर्धारित करने में। आपसे इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से कोई एक दे देगा या पूछ देगा आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख रहेगा तो आपको तैयार होगा प्रश्न हल कर लें। संक्षिप्त प्रक्रिया मानी जाती है। और आकलन के प्रकार हैं, इन्हें देख लें। आकलन का क्षेत्र देख लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। शिक्षक का मूल्यांकन, शैक्षिक सुधारों में सहायक, अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, ये आकलन के प्रमुख विशेषताएं हैं। आपसे दे देगा कि निम्न में से आकलन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आप इन्हें तैयार कर लीजिए जिससे आप आसानी से पेपर कर सकें। पांचवा प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। तो अधिगम के लिए आकलन का जो प्रमुख सिद्धांत होता है वह 3 होता है। पहला प्रभावी पृष्ठपोषण, दूसरा छात्र सहभागिता और तीसरा शिक्षण समायोजन। प्रश्न संख्या 6 है, आकलन का पैमाना है। तो आकलन करने का जो पैमाना है वह इस प्रकार से है, उसे इन नामों से जाना जाता है: नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन। यह आकलन के पैमाने हैं। आप इन्हें तैयार कर लें। इनसे संबंधित और भी सारे कंटेंट को संभव नहीं है इसके माध्यम से आप तक पहुंचाना, समय कम है। आपको मैं जो सिलेबस से जो कंटेंट टच किया हूं आप उसे देखें। प्रश्न संख्या 7 है, आकलन की विशेषता है। तो आकलन की प्रमुख विशेषता जो है वह विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होना चाहिए और मानकीकरण होना चाहिए। यह आकलन के प्रमुख विशेषता के अंतर्गत ये भी आता है, आप इन्हें देख लें। 8वां प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 9 है, आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है। तो आकलन का घनिष्ठ संबंध जो होता है वह शैक्षिक उद्देश्यों से होता है कि किस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। प्रश्न संख्या 10 है, मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। यह विचार है। तो यह प्रमुख विचार कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है, यह विचार करलिंगर महोदय का है। प्रश्न संख्या 11 है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह विचार है। तो यह विचार स्टीवेंसन महोदय का है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1960 के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ। तो आप लोग
इन प्रकार के प्रश्नों को देखते रहें, परिभाषाओं को भी देख लें, क्षेत्र को भी देखें, प्रकृति को भी देखें। आइए प्रश्न संख्या 13 है। यह कथन किसका है कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है? यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा एडम्स महोदय की है कि मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। एडम्स महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 14 है। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है? यह कथन है। तो यह कथन डांडेकर महोदय का है। प्रश्न संख्या 15 है। मूल्यांकन के प्रकार हैं। तो मूल्यांकन के दो प्रमुख प्रकार जो परिमाणात्मक और गुणात्मक हैं। तो आप इसे मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और प्रकार, विशेषताएं, क्षेत्र इत्यादि को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे तो आप आसानी पूर्वक हल कर सकेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 है। परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल हैं। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा ली जाती है। प्रश्न संख्या 17 है। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन में आंकिक चीज़ों को मापते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। तो सतत मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार होना चाहिए, तभी सतत मूल्यांकन अपने उद्देश्य में सफल होगा। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। आप लोगों के लिए यह प्रश्न एक मानक के रूप में है कि मैं भरसक प्रयास किया हूँ कि आप लोगों का जो संपूर्ण सिलेबस है उसके अनुसार ही प्रश्न बनाए गए हैं सावधानीपूर्वक, लेकिन आप इन कंटेंट से संबंधित अन्य प्रश्नों को भी देखते रहें। प्रश्न संख्या 19 है। साक्षात्कार निरीक्षण प्रश्नावली किसके प्रकार हैं? तो साक्षात्कार, निरीक्षण और प्रश्नावली गुणात्मक मूल्यांकन के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 20 है। शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्भुज है। यह कथन किसने कहा है? तो शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्भुज है। यह परिभाषा, यह कथन प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर पटेल की है। प्रश्न संख्या 21 है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार कार्य करता है? तो मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। मूल्यांकन से शिक्षक को छात्र की कमियों के बारे में जानकारी होती है और छात्र अपनी कमियों को जानता है। शिक्षक के पुनर्बलन के द्वारा वो आगे बढ़ता है। प्रश्न संख्या 22 है। आकलन के उपकरण हैं। तो आकलन के उपकरण हैं साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली। प्रश्न संख्या 23 है। मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। तो मनोवैज्ञानिक उपकरण मानव व्यवहार का निरीक्षण करता है। प्रश्न संख्या 24 है। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न प्रस्तुतिकरण में पूछे जाते हैं। आप लोग विकासात्मक प्रश्न जो पाठ्य योजना तैयार किए हैं उन पाठ्य योजना से संबंधित है, तो आप इसे तैयार कर लें। विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं प्रस्तुतिकरण में। प्रश्न संख्या 25 है। निरीक्षक द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है। निरीक्षक द्वारा विचारपूर्वक किया गया अध्ययन है किसका कथन है? तो यह कथन CV गुड महोदय का है। प्रश्न संख्या 26 है। मूल्यांकन को उपकरण एवं प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? या प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग सबसे सफल होता है?
तो यह इसका सही उत्तर होगा निरीक्षण। निरीक्षण प्रविधि के द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अगला प्रश्न संख्या 28 है। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मूल्यांकन दो मुख्य शब्दों मूल्य प्लस अंकन से मिलकर बना है। प्रश्न संख्या 29 है। मापन के कितने स्तर होते हैं? तो मापन के 4 स्तर होते हैं, नामित, क्रमित, आंतरिक और अनुपातिक। प्रश्न संख्या 30 है। मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया? तो मानसिक मापन शब्द का प्रयोग कैटल महोदय ने किया था। प्रश्न संख्या 31 है। सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो सर्वांगीण विकास हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जारी रखना आवश्यक होता है, क्योंकि किसी एक पक्ष का मूल्यांकन करने से किसी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। इसलिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इसलिए सर्वांगीण विकास हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। प्रश्न संख्या 32 है। सतत मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? तो सतत मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 33 है। औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? तो औसत बुद्धि स्तर के छात्र की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के बीच होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कॉमन प्रश्न है। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो आप औसत बुद्धि, प्रतिभाशालियों का बुद्धि और मंद बुद्धि से संबंधित और बुद्धिलब्धि निकालने के सूत्र को भी तरीके से तैयार कर लेंगे। प्रश्न संख्या 34 है। कक्षागत समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो कक्षागत समस्या का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। प्रश्न संख्या 36 है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन टर्मन महोदय का है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। प्रश्न संख्या 37 है। किसने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? तो यह परिभाषा वुडवर्थ महोदय की है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। प्रश्न संख्या 38 है। किसने कहा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? तो सीखने की ही शक्ति ही बुद्धि है कहने वाले विद्वान बकिंघम महोदय हैं। बकिंघम महोदय ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। तो आप इसे तैयार करते रहें और ध्यान देते रहें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 है। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है? तो बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है IQ = MA/CA × 100, यानी कि बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न संख्या 40 है। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया? तो बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र 1912 में विलियम स्टर्न महोदय ने दिया था। और प्रश्न संख्या 41 और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है सेकंड पेपर से संबंधित। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत JP गिलफोर्ड महोदय ने प्रस्तुत किया था। इसी प्रकार बुद्धि के जो सिद्धांत हैं इसे भी आप दोहरा लीजिएगा कि जैसे कि द्विखंडीय सिद्धांत आपका कौन दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है? तो एक तत्व सिद्धांत बीने महोदय ने दिया है। तो आप इस तरह से बुद्धि के सिद्धांतों को भी देख लीजिएगा और माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित प्रश्न देखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।